Hello, good evening everybody. Welcome to Anil Mendiratta sir's class, UGC NET JRF जनरल पेपर। और आशा करता हूँ अभी अपने घरों में बैठ करके आप सब अब अगले नेट की एग्ज़ाम की बेसब्री से वेट कर रहे हैं और उसी अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों की, क्योंकि ऑफलाइन का वेट ना करते हुए हम लोगों ने तुरंत ऑनलाइन का एक बैच स्टार्ट कर दिया, ताकि जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होती और एग्ज़ाम वापस आ गया तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहें। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया, ऑफलाइन का वेट करते रहे, अभी खुलेगी, 1 महीने बाद खुलेगी, 2 महीने बाद खुलेगा, और एग्ज़ाम सिर पे आ गए, बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हुआ था। पर हमारे यहाँ हम लोगों ने बैच चालू कर दिया, रिकॉर्डिंग क्लासेस दे दी थी आप लोगों को, उसका फ़ायदा मिला, बहुत सारे बच्चों को मिला और बहुत सारों ने नेट क्लियर किया, बहुत सारों ने JRF क्लियर किया। ये जो बैच आपका है, पहले तो आपको बता दूं कि आज से प्रॉपर नेट का बैच स्टार्ट कर रहा हूं। पहले तो आप ये दिमाग में रख लेना, ये कोई डेमो लेक्चर्स नहीं है, ये कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं है जो आपको वैसे ही, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल से सिस्टमैटिकली आज से ही, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल भी हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिकली चलाता हूं। तो आज से ही बिल्कुल सिस्टमैटिकली आपकी पढ़ाई बिल्कुल आज से चालू हो जाएगी, अभी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और इस बैच में जो हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव बैच, कुछ दिन आपको क्लासेस फ्री मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद में ये ऐप पर ट्रांसफर हो जाएंगी और वो पेड होंगी। ये अभी भी पेड ही है, पर यह है कि कुछ दिन के लिए आपको ये यूट्यूब पर हम लोग फ्री दे रहे हैं। पर ये बैच स्टार्ट हो गया है और ये आपका, आप ऐप पर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे इन क्लासेस को, और ऐप पर आपका क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी उसी के साथ। दूसरी बात, ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना होगा बाद में ई-ज़ेनिथ के नाम से, और उसमें फिर हम क्लासेस लेंगे। अभी तो यूट्यूब पर चलेगी और ये सबके लिए फ्री है, तो आप चाहे तो बेचें, इसको शेयर भी कीजिए खूब। दोस्तों, पहले तो मैं आपको इसका शेड्यूल बता दूं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं नेट के बारे में, JRF के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कन्फ्यूजन में हैं, डिलेमा में हैं कि अभी अभी तो एग्ज़ाम हुआ है और दोबारा कब होगा। तो देखिए, यही डिलेमा हमारे पास आज से 2 महीने पहले भी था, और तब भी मैंने बच्चों को एक ही बात बोली, 2 महीने नहीं, शायद 1.5 महीने पहले की बात है। तब भी मैंने इनको यही कहा था, मैंने कहा किसी भी पल कभी भी आ सकता है, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं, स्टडी एज इफ योर एग्जाम इज टुमारो। स्टडी एज इफ योर एग्जाम इज टुमारो। ऐसे पढ़ो कि कल एग्जाम है, हर रोज ऐसे पढ़ो कि कल एग्जाम है। क्योंकि अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो ये कंपटीशन है भाई, यहां तो 6% ही आएंगे, ऊपर के जो टॉप 6% है उन्हीं को नेट मिलेगा। अगर आप उस टॉप 6% में नहीं आए तो नेट नहीं मिलेगा, और उस 6% में से भी JRF के लिए तो टॉप के 1-2% में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि JRF की सीट्स तो बहुत लिमिटेड होती है, हर बार चेंज हो जाती है सीट्स, लेकिन बहुत कम होती है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, इस बार RPSC के फर्स्ट ग्रेड और RPSC का कॉलेज लेक्चर का भी एग्ज़ाम आया हुआ है, तो जिन लोगों ने नेट क्लियर कर लिया है वो उसको भी भरेंगे। गुड एकेडमिक जो रिकॉर्ड वाला जो सिस्टम था वो हटा दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये एक अच्छी खबर है। अब जिनके 55% से कम थे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, उनको चिंता नहीं है, अब वो भर सकते हैं, फॉर्म भरना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप नेट JRF का फॉर्म भरें, कुछ छोटी छोटी क्वेरीज जो मेरे पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी सुनने को मिली, मैं उसके फटाफट आपको जवाब दे दूँ, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। कई लोग स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरते वक्त कहते हैं कि हमारी तो एज लिमिट निकल गई, हम JRF नहीं भर सकते। तो आपको 2 बातें बता दूं, JRF की एज लिमिट 30 है, लेकिन वुमेन के लिए 35 है, फीमेल्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो 35 साल तक आप भर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी उम्र निकल भी जाएगी तो भी आप जब कॉलम भरें तो नेट JRF ही भरें, फॉर्म में नेट का टिक ना करके नेट एंड JRF को टिक करें। तीसरी बात, एग्जाम बहुत जल्दी आएगा वापस, कब आएगा इस डेट का मुझे भी नहीं पता है, 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, 4 महीने में आ जाए, लेकिन हमारे पास इतना ही समय है कि हम अपना कोर्स को तरीके से पढ़ा लें, तसल्ली से पढ़ लें
जैसे ही कोर्स खत्म करने की सोचेंगे एग्जाम सिर पे आ जाएगा, उस वक्त पढ़ने का टाइम नहीं होगा। तो आज से ही कमर कस लो। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं इस समय देख रहे हैं, कमर कस लो आप मेरी क्लास में, क्योंकि 3 चीजें आपको हमेशा चाहिए। एक, ये जो नेट का फर्स्ट पेपर का जो 10 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, इसमें हायर एजुकेशन, आईसीटी और एनवायरनमेंट को छोड़ दो तो बाकी 7 सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कम्युनिकेशन में जो पढ़ोगे वो टीचिंग में काम आएगा, टीचिंग में जो पढ़ोगे वो रिसर्च में काम आएगा, रिसर्च में जो पढ़ोगे वो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में जो पढ़ोगे वो इन तीनों में काम आएगा। तो ये एक दूसरे से पूरे बुने हुए सब्जेक्ट्स हैं, इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एक भी दिन छुट्टी नहीं, कोई चीज छोड़नी नहीं, सिस्टमैटिकली मेरे साथ साथ चलना है आपको। तीसरी बात, आपका जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वो 10 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, और ये जो बैच है इसमें हम लोग टीचिंग के वक्त मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन नोट्स अलग अलग दूंगा। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम के नोट्स होंगे, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में होंगे। यहाँ एक खास बात और बता दूं, नोट्स मैंने चेंज कर दिए। अभी जो नया पैटर्न, जो नया इस बार 2020 में जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में वैरायटी और स्टाइल चेंज दिखा मुझे, काफी सारी चीजें उन्होंने चेंज की, तो मैंने भी अपडेट कर दिया अपनी नोट्स को। और अब आपको जो नोट्स मिलेंगे वो नए नोट्स मिलेंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीजें जो भी मैंने डाली हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर पुराने किसी बच्चे के पास मेरे पुराने नोट्स हो तो अब काम के नहीं है, आपको वापस से अपडेटेड नोट्स चाहिए होंगे और वापस से अपडेट करना पड़ेगा। प्लस जिन लोगों ने नेट क्लियर कर लिया है वो अब जेआरएफ के लिए कमर कस लो। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 60% है तो आप खुश मत हो, 60% कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। 80% कम से कम आने चाहिए फर्स्ट पेपर में। जब तक 80% नहीं है फर्स्ट पेपर में तब तक किसी काम के नहीं। दोस्तों, नेट जेआरएफ में जो आपके 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, गणितीय तर्क शक्ति। इस टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं। मैं आपको फटाफट चर्चा कर दूं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस को अब पूछ रहा है और किस तरह से उसने बाइफरकेट किया, विभाजन किया। इसमें 3 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। और रीजनिंग के भी जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, अलग, क्योंकि 10, 12, 24 शिफ्ट में पेपर हुए थे इस बार। बताइए, 24 शिफ्ट, 24 तरह के क्वेश्चन थे। कभी तो किसी शिफ्ट में सीरीज में आ गया, किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग में आ गया, किसी शिफ्ट में डायरेक्शन में आ गया। तो पढ़ना खूब सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे, आएंगे 2 ही क्वेश्चन रीजनिंग में, और मैथ्स में 3 क्वेश्चन आएंगे, पढ़ने 7-8 चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने क्वेश्चंस को। पहले तो क्या होता था, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे तरह के चैप्टर्स पे क्वेश्चन आते थे। अब बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस बार मैंने देखा कि मुश्किल से वही 5-6 चैप्टर्स हैं जिनमें से ही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी इंडियन लॉजिक क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा है। आपके अरिस्टोटल की फिलॉसफी और भारतीय दर्शन की फिलॉसफी, ये सारी फिलॉसफी के डिटेल्स में पूछ रहे हैं। तो इसकी वैसे तो पिछली बार के बच्चों को बहुत अच्छे से मैंने तैयार कराया, क्वेश्चंस हुए भी थे उनसे, लेकिन वो जो थोड़ी बहुत हमेशा से चेंजेस, कहते हैं ना कि पॉलिश चलती रहती है, तो और इसमें ऐड ऑन किया मैंने, कुछ और चीजें डाली, छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, जो कि कई बार लगता है कि इतना ज्यादा गहराई तक जाने लग गई। तो ये धीरे धीरे दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको एरिस्टोटल की फिलॉसफी पूरी पढ़नी है, जिसमें सिलोजिस्टिक रीजनिंग आ गई, वेन डायग्राम बेस्ड रीजनिंग आ गई, भारतीय दर्शन इंडियन लॉजिक की फिलॉसफी जो है, जिसमें आपका ये न्याय दर्शन है, और उसमें जो आप न्याय निगमन जो अरिस्टोटल के सिलोजिज्म पढ़ते हैं, उसी का ही इन्होंने हिंदी में थोड़े नाम बदले और उसके जो रूप है वो बदले। जैसे प्रमाण क्या होता है, अनुमान क्या होता है, अनुपलब्धि क्या है, अर्थपत्ति क्या है, वो सारी चीजें आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है रिसर्च का, शोध अभिक्षमता। चौथा टीचिंग। पांचवा कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों जो टॉपिक्स हैं, ये इंटरमिंगल्ड टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से बुने हुए, गुथे हुए हैं।
टीचिंग के क्वेश्चंस में आपको कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। कम्युनिकेशन में देखोगे तो क्लासरूम टीचिंग के कम्युनिकेशन के मिलेंगे, रिसर्च में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बुने हुए मिलेंगे। तो ये आपको इंटरमिंगल्ड है, ये इन चारों सब्जेक्ट्स का। एक जगह जो चीज़ पढ़ ली अगर सॉलिड हो गई तो फिर वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आ जाती है। तो ये 5 टॉपिक तो ये हो गए। छठा टॉपिक आपका ICT है, कंप्यूटर्स। उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सीनियर टीचर हैं, आपके 3 हमारे यहाँ टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, 2 सब्जेक्ट्स के लिए अलग टीचर्स हैं, ICT कंप्यूटर्स और एनवायरनमेंट पर्यावरण, इन 2 के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। 7वें नंबर पे एनवायरनमेंट है, पर्यावरण। 8वें नंबर पर पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, गद्यांश। और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। अब ये उच्च शिक्षा भी ऐसा टॉपिक है। अच्छा, गद्यांश की मैं बात करूं तो गद्यांश में इस बार तो खैर जो पैसेजेस आए थे वो कई शिफ्ट्स में बहुत इजी आ गए थे, तो ये अच्छी बात हो गई। पिछली बार गद्यांश के बहुत पैसेजेस बहुत अजीब से टेढ़े मेढ़े थे। गद्यांश में कुछ ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। हायर एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें मैं हालांकि आपको नोट्स में बहुत सारी वैरायटी दूंगा, और इस बार भी मेरे नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, हर बार आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हायर एजुकेशन में वो कहते हैं ना कि इसके जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी नया कोई ट्रीटी हुई, कोई भी नया ट्रीटी का मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड, कोई नया गवर्नमेंट ने कोई अनुदान दिया या कुछ भी है, तो उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपडेटेड रहना पड़ेगा इसमें हमको। और 10वां टॉपिक है, कौन सा रह गया? मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन। कौन सा रह गया? देखो, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये प्योर मैथ्स का टॉपिक है, और इसमें आपको कुछ मैथमेटिकल स्किल्स पक्की होनी जरूरी है, जैसे परसेंटेज, जैसे रेशो, जैसे एवरेज। इसीलिए मैं पहले मैथ्स का पूरा कोर्स कवर करा के फिर डेटा इंटरप्रिटेशन बाद में पढ़ाऊंगा। तो क्या होगा, आपको ये मैथ्स और रीजनिंग पूरी पढ़ने के बाद जब आप DI पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर इजी रहेगा। अब दोस्तों, इस बैच को पूरे को मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगा और किस तरह से चलेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बता दूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले रीजनिंग से। पहले रीजनिंग हम पढ़ेंगे। रीजनिंग क्योंकि छोटा सिलेबस है, थोड़े से चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। और रीजनिंग के चैप्टर्स जो कंप्लीट होंगे, जो भी 5-6-7 चैप्टर्स हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद या तो 3 चैप्टर के बाद या कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट लूंगा मैं आपका। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लेंगे मैथ्स को। मैथ्स का मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा। रीजनिंग तो क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर के बाद टेस्ट की जरूरत नहीं है, 2-2 या 3-3 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट लिया जा सकता है। मैथ्स का चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा मैं, हर चैप्टर के बाद टेस्ट। इसके बाद हम लोग DI ले लेंगे। DI इसलिए क्योंकि मैथ्स आपने ताजी पढ़ी होगी, तो मैथ्स का इसमें DI में आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। जो भी मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो DI में आपके काम आ जाएंगे। उसके बाद हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। रिसर्च, फिर टीचिंग, और फिर कम्युनिकेशन। इसमें पहले ऐसा कर सकते हैं कि पहले कम्युनिकेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद टीचिंग पढ़ेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीजें, इस बार मैंने देखा क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो वो टीचिंग में आपके काम आ जाएंगे। और उसके बाद में फिर 7वें नंबर पे हम ले लेंगे लॉजिकल रीजनिंग, और 8वें नंबर पे हम ले लेंगे पैसेज। और इनके साथ पैरेलल आपका ICT और एनवायरनमेंट का पैरेलल चला देंगे। इनकी क्लासेस इनके साथ साथ ही पैरेलल चलेंगी। तो इस तरह से शेड्यूल रहेगा। अब आज रीजनिंग स्टार्ट करूंगा मैं, और देखिए वैसे तो रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, और
रीजनिंग में आप ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं भी करते रीजनिंग के, तो फिर भी वो 10 में से 8 तो कर ही लेते हैं। पर ये होता है कि कोचिंग हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं, कोचिंग हमें एक कंसिस्टेंसी देती है, निरंतरता देती है, जिससे कम से कम एक रोज़ का शेड्यूल बन जाता है। एक वो कहते हैं ना कि डंडे के जोर पे पढ़ लोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बिना डंडे के जोर के पढ़ेंगे नहीं, और फिर क्या होता है कि एक सीक्वेंस बन जाती है, तो एक शेड्यूल बन जाता है, तो ज़्यादा फायदा रहता है। अब रीजनिंग का जो पहला चैप्टर आज मैं शुरू करूंगा वो कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करूंगा, या डायरेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों ही चैप्टर्स बेसिक चैप्टर्स हैं और दोनों पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसमें जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसकी मैं आप लोगों को शीट जो है डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं आज हम। एक बार चैप्टर हमारा थोड़ा सा हो जाए तो इसकी शीट मैं आप लोगों को, या तो ऐसा करेंगे ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, या ऐप पर भेज दूंगा पीडीएफ आपको, तो इसके क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, ताकि आपको 2-3 क्लास, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, 2 और क्लास लगेगी, उसके बाद में फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, दिशा ज्ञान। देखिए, दिशा की जब बात करते हैं, डायरेक्शन की जब बात करते हैं, तो मूल रूप से 4 दिशाएं होती हैं। बेसिकली देयर आर 4 डायरेक्शंस, है ना। मूल रूप से 4 दिशाएं, और ये 4 डायरेक्शंस कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, और बाइलिंगुअल में इस तरह से चलेगा कि मैं अगर हिंदी बोल रहा हूं तो मैं इंग्लिश लिखूंगा बोर्ड पर, अगर इंग्लिश बोल रहा हूं तो हिंदी लिखूंगा। तो 4 दिशाएं होती है मूल रूप से, बेसिकली 4 डायरेक्शंस हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अच्छा, ये चारों जो डायरेक्शंस हैं, ये चारों डायरेक्शंस एक दूसरे से कितने कितने एंगल्स पर सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से कितने कितने कोण पर, इनके बीच में कितना एंगल है? 90, 90, 90, 90, एक दूसरे से 90-90 डिग्री पर ये सेपरेटेड है, 90 डिग्री पर विभाजित है ना। इन दोनों के बीच में से एक और डायरेक्शन निकलता है, दोनों मम्मी पापा का नाम लेके निकलेगा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में से निकलेगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच में से निकला साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में से निकला उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। और क्योंकि 90 डिग्री को ठीक बीच में से काटा है, इसलिए 45-45 डिग्री के ये एंगल्स बन गए। तो ये सब 45 डिग्री ईच है, 45, 45, 45, 45, सब 45-45 के हैं। तो कितने एंगल्स बने? 8 डायरेक्शंस होते हैं टोटल। तो 45-45 के 8 एंगल्स बने, 45 8 जा 360, तो 360 डिग्री का पूरा हो गया। अब सुनो, इस चैप्टर की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपको ये 8 डायरेक्शन रटे हुए होने चाहिए, और ऐसे रटे हुए होने चाहिए कि मैंने पूछा बताओ ये कौन सा डायरेक्शन, तो आपके मुंह से निकलेगा साउथ वेस्ट। मैंने बोला बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। मैं बोला बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे पश्चिम, वेस्ट। तो ये आपको डायरेक्शंस तुरंत देखते ही क्वेश्चन में या आंसर में, जैसे आपका लास्ट में डायग्राम बना, डायरेक्शन देखते ही आप बता सको कौन सा डायरेक्शन है। ये पहली रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की। आप फटाफट इसको बना लो मेरे साथ साथ, ये खंबा बनाने का टाइम ना मिले, आप डायरेक्शन देखते ही बना सको। उसके लिए 2-3 बार कॉपी में जब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्शन याद हो जाएंगे। अब क्योंकि ये 8 डायरेक्शन एक दूसरे से 45-45 डिग्री पर डिवाइड किए हुए हैं, और कोई डायरेक्शन अगर घूमेगा तो उसके घूमने का जो एंगल है
वो 45 के ही मल्टीपल्स में 45 डिग्री के ही गुणज में होगा, है ना। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये नॉर्थ है तो ये ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना, 45 डिग्री। ठीक, अब सवाल ये आता है कि ये जो घूमना है इसको कहते हैं रोटेशन। घूर्णन। और जब बात करते हैं रोटेशन की, घूमने की बात जब करते हैं, तो किसी भी एंगल पर घूमना ही नहीं होता, साथ ही साथ किस तरफ घूमना है वो भी होता है। कहते हैं ना, कितना घूमा किधर घूमा। रोटेशन की बात जब करते हैं, घूर्णन की जब बात करते हैं, तो एक तो होता है कितना घूमा, एक होता है किधर घूमा। एक तो भाई साहब बात हो गई किस तरफ घूमा, किधर घूमा, कितना घूमा। जरा देखना, एक चीज बताता हूं आपको। जैसे ये डायरेक्शन है ना, जरा ध्यान से देखना मेरी तरफ गौर से। ये घूम गया। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ दोस्तों कितना घूमा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री पर घूमा। ठीक है सर। और अब कितना घूमा, आप बोलोगे सर अभी भी 90 पर घूमा। बिल्कुल सही है। तो फर्क क्या है? आप बोले सर एक बार इधर घूमा, एक बार इधर घूमा। इधर उधर को नाम दे देते हैं, एक बार दाएं घूमा, एक बार बाएं घूमा। और एक नाम दे दूं, जैसे घड़ी चलती है ना, एक बार क्लॉकवाइज घूमा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो किधर घूमा और कितना घूमा। किधर मतलब दाईं ओर या बाईं ओर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और कितना घूमा, इस बात को ध्यान से सुनना। आपके इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर टिके हुए हैं, इस बात पर ही। इसको बहुत गौर से सुनना। चैप्टर इजी है, इस पे क्वेश्चन कई बार आ गया नेट में। क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर लोगे आप, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो एक तो आती है बात रोटेशन की पोजीशन, स्थिति, किधर घूमा। एक तो हो गया किधर घूमा, और एक कितना घूमा। एंगल, किधर घूमा, कितना घूमा। अब किधर घूमा तो भाई साहब दो तरह से घूमा। एक होता है क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। अच्छा, शुरू में नए बच्चे होते हैं ना हिंदी के, हमारे यहाँ तो हिंदी मीडियम वालों की भी हिंदी कमजोर होती है, अंग्रेजी मीडियम वालों की तो अंग्रेजी वैसे ही माशाल्लाह होती है। ये तो हिंदुस्तानी सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसी की विडंबना है। तो शुरू में ये दक्षिणावर्त वामावर्त नाम सुन के बच्चा हैरान होता है। तो मैं कहता हूं अभी घबराने की जरूरत नहीं है, असली घबराहट तो बाद में आने वाली है। जब शोध में मैं तुझसे कहूंगा घटनाजन्य विज्ञान है, घटनोत्तर, तो असली हिंदी तो आने वाली है। कमर कस ले भाई, स्टार्ट यहीं से हो गई। तो क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक विच इज मूविंग, घड़ी की दिशा में घूमना। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये ऐसे बोलता है कि राम पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलकर 135 डिग्री वामावर्त मुड़ा। सो राम वेंट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड टर्न्ड 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अब वामावर्त से दोस्ती होनी जरूरी है, क्योंकि बार बार अंग्रेजी की तरफ जा नहीं सकते। एग्जाम में क्या इतना समय नहीं होता कि बार बार हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी स्विच करते रहें। इसलिए बेहतर यह होता है कि एक भाषा पकड़ के रखो और उस भाषा पे मजबूत करो पकड़।
और एंटी क्लॉकवाइज है वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ऑपोजिट द मूवमेंट ऑफ द क्लॉक, एंटी क्लॉक मूवमेंट। आपको मैं दिखाता हूं कैसे। ये उत्तर दिशा नॉर्थ है और ये घूम करके अगर ईस्ट हो गई, पूरब हो गई, या पूरब घूम करके दक्षिण हो गई, या दक्षिण घूम करके पश्चिम हो गई, तो ये कहलाती है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और अगर यही उल्टा कर दें, ऐसे घूमें घड़ी की उल्टी दिशा में, ऐसे नॉर्थ घूम करके वेस्ट हो गई, उल्टा घूम रहे, तो यह कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंगल की बात करते हैं, 4 एंगल हैं जो आपको ज्यादातर वास्ता पड़ेगा। एक तो है 45, 90, 135 और 180। अब आपने गौर किया, ये 45 के ही मल्टीपल्स हैं, 45 के ही गुणज है। 45, 45 का डबल 90, 45 का 3 गुना 135 और 45 का 4 गुना 180। एक दिन क्या हुआ, एक ऐसी क्लास में एक बच्चे ने कह दिया, सर ये 45, 90, 135 समझ नहीं आता, तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, मैथ से मेरे को डर लगता है। मैंने कहा ठीक है, काम कर, ये देख, ये 4 दिशाएं हैं, जरा गौर से देखना, ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है। अब मैं इन दिशाओं को घुमा रहा हूं, बड़ा इजी है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो 45, 90, 135, 180 ऐसे ही है ना। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप ये दिशाएं तो आराम से बता सकते हो ना? बोली हाँ। तो 1, 2, 3, 4 गिनती गिनते हैं। अगर ये दिशा घूम के यहां आ गई तो आप बोलना 1 बार घूमी, मतलब 45 1 बार का है। अगर इसने यहां से यहां घूम गए तो आप बोलना 2 बार घूमी, 3 बार घूमी, 4 बार घूमी। ये लो, छोड़ो 45 को, छोड़ो 90 को, छोड़ो 135 को। 1 बार घूमी, 2 बार घूमी, 3 बार घूमी, 4 बार घूमी। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। क्यों नहीं है? हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहे 5 बार घूमी, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, चलेगा। एक साइड से घुमाना तो नहीं, तो 4 बार घूमने के बाद वही 4 उल्टी साइड से भी होंगे। कान को ऐसे क्यों पकड़ते हो? ऐसे पकड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज। 1 बार घूमी, 2 बार घूमी, 3 बार घूमी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4 हो गया। अब देखिए, अब ये इजी हो गया। 1, 2, 3, 4 करने से बहुत आसान हो गया। अब वो 45, 90 वाला झंझट नहीं रहा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा, आप पहचानना। मैंने कहा ये कौन सा डायरेक्शन है? आपने कहा सर ईस्ट है, पूरब है। मैंने कहा ये कौन सा डायरेक्शन है? आपने कहा सर, बोलो बोलो, साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम, और ये पूरब। अब बताओ कितना घूमी, अब बताओ कितना घूमी और किस तरफ घूमी। तो पहली बात, किस तरफ घूमी? घड़ी की दिशा में घूमी, दाएं घूमी, या दक्षिणावर्त घूमी, या क्लॉकवाइज घूमी, चलेगा। नाम कुछ भी बोल दो, चलेगा, क्लॉकवाइज। और कितना घूमी? तो देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो गए ना? 3, 1, 2, 3। तो 3 दिशा घूमी, 3 डायरेक्शंस, 3 दिशा घूमी। अब श्वेता कहती है 5 बार घूमी, चलेगा, 5 भी सही है। 1, 2, 3, 4, 5, ये लो, 5 भी सही है। लेकिन ये जो 5 है, ये श्वेता अपने कान को ऐसे पकड़ा है, इसलिए घड़ी की दिशा नहीं है, ये घड़ी की उल्टी दिशा है। घड़ी ऐसे नहीं चलती, घड़ी तो ऐसे चलती है ना। तो आप 5 बोलो तो गलत नहीं है, 5 बोला तो सही है, लेकिन एंटी क्लॉक बोलना। 5 गलत नहीं है, ये मत सोचो कि 5 बोला तो गलत है ना, 5 सही है। ऐसे कान को पकड़ने में कोई मना थोड़ी है। ये थोड़ी कि मैं हाथ में कान नहीं, ना की आएगी, आएगा तो कान ही हाथ में, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन ये भी याद रखो कि पकड़ा मैंने ऐसे उल्टी तरफ से, तो एंटी क्लॉकवाइज है।
तो 5 बोलो तो एंटी क्लॉक और 3 बोलो तो क्लॉक, बस इतना सा फर्क है। तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो 135 भी लिख सकते हैं, 45 90 135, ये भी ठीक है। तो जो आपको इजी लगे, अगर आपको एंगल इजी लगता है बल्ले बल्ले, नहीं तो आप गिनती बता दो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई अपनी कितना घूमी और किधर घूमी, दो चीज, कितना घूमी और किधर घूमी। कितना घूमी मतलब एंगल 45 90 या दिशाएं, एक दिशा, दो दिशा, तीन दिशा, चार दिशा, और किधर घूमी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं नेक्स्ट बात, इस चैप्टर की एक और रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, ये गलती है, जो एरिया है, जो मिस्टेक बच्चों की होती है इस चैप्टर में। ज्यादातर बच्चे ना एक गलती बहुत करते हैं, और वो गलती होती है दाएं बाएं मुड़ने की गलती। दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और वो कैसे, जैसे मैंने कहा एक आदमी पूरब में जा रहा है, अब बच्चा क्या एग्जाम में सोचता है कि भैया मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरब दिशा तो ये वाली है और पूरब दिशा का दायां ये हो गया, अगर उत्तर में जा रहा है तो ये हो गया, दायां ये हो गया, दक्षिण का दायां ये हो गया, पूरब का पश्चिम का दायां ये हो गया। कहाँ तक घूमते रहोगे एग्जाम में, ऐसे घूमते रहोगे नहीं। क्यों ना ऐसा करें, एक नियम बना ले, एक सिस्टम बना ले। आज से एक सिस्टम बनाते हैं। किसी भी आदमी को आपको राइट मोड़ना है तो दायां द से दायां, द से दक्षिणावर्त, उसको क्लॉकवाइज मोड़ना है। अब चिंता नहीं है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, राइट मतलब क्लॉकवाइज, दायां मोड़ना मतलब क्लॉकवाइज मोड़ना, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा मोड़ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक आदमी नॉर्थ में जा रहा था और मुझे इसको दाएं मोड़ना है, तो घड़ी की दिशा में मतलब मोड़ना है, और ऐसे मोड़ना दाएं का मतलब, तो ये ठीक रहेगा क्या? तो सुनिए, एक बड़ी मजेदार बात याद दिलाता हूं बचपन की। बचपन में एनसीसी या स्काउट्स अगर में कोई हो तो, या मार्च पास्ट की होगी, तो दाएं मुड़ तो ऐसे मुड़ते थे सीधा, ऐसे थोड़ी दाएं मुड़, मुड़ गया, थोड़ा सा थोड़ी मुड़ते हैं। जब भी मुड़ेंगे 90 डिग्री पे मुड़ेंगे, या तो कोई कोण दिया हुआ हो तो अलग बात, ऐसे बोले 45 पे मुड़ो तब तो ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया दाएं मुड़ या बाएं मुड़, सिर्फ राइट और लेफ्ट बोला है, टर्न राइट, सो यू टर्न राइट 90 डिग्री, टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, तो राइट हो या लेफ्ट हो हमेशा 90 पे मुड़ना है, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। राइट मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है, जैसे घड़ी चलती है, ये राइट है, ये राइट, राइट, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की दिशा में मुड़ना है, मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे आप इसको उस तरफ मोड़ दो। और मुड़ेगा कैसे? 90 पे मुड़ेगा, थोड़ा सा नहीं मुड़ेगा, पूरा 90 पे मुड़ेगा। और अगर लेफ्ट मोड़ना है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा आदमी, लेफ्ट मोड़ना है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, घड़ी उल्टी चला दो वहां से, राइट मतलब घड़ी सीधी चलेगी, और लेफ्ट मतलब घड़ी आज से उल्टी चलेगी। उल्टी घड़ी और सीधी घड़ी, घड़ी सीधा क्लॉकवाइज चलाना, राइट, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिएगा बस, ये एक ऐसा एरिया है जहां मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं।
तो ये आपका बेसिक्स जो डायरेक्शन चैप्टर है उसकी हो गई कंप्लीट। डायरेक्शन की बिल्कुल बेसिक्स जो थ्योरी है, जो क्वेश्चंस में काम आने वाली है, वो मैंने आज करा दी। आज क्योंकि पहला ही दिन है इसलिए मैं आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा। धीरे धीरे ये क्लास की लंबाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब टॉपिक लंबा होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। और धीरे धीरे आपको बैठाने की आदत डाल लूँ, सिटिंग की आदत डलवानी पड़ेगी। लॉकडाउन ने सब आदतें तोड़ दी। एक चीज़ मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आपके कोई नेट जेआरएफ के बारे में कोई भी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो आप बेहिचक मेरी क्लास में रोजाना शुरू के 5 मिनट या लास्ट के क्लास खत्म होने के बाद के 5 मिनट में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कभी भी कोई भी मन में शंका आए, डाउट आए, आप बेहिचक पूछो, मैं आपका समाधान कर दूंगा डाउट का। और आज जो आपने नोट्स उतारे हैं, कल इन नोट्स को पढ़ के आना। कल इसको आगे बढ़ाएंगे डायरेक्शन को, और कल तो नहीं, परसों 1 या 2 दिन बाद मैं आपको इसकी शीट दे दूंगा क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस की मैं शीट दूंगा। फिर उसके अगले दिन डाउट क्लास रखेंगे। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होती है, वैसे ही हर चैप्टर के बाद एक डाउट क्लास, 1 या 2 जितनी जरूरत पड़ी, हम बाकायदा डाउट क्लासेस रखेंगे। आप क्वेश्चन बेहिचक पूछिए मेरे से, क्वेश्चन पूछने में हिचकिए मत। एक और चीज़ मैं चाहूँगा, नहीं, टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, और टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। एक और चीज़ के मैं ये भी चाहूँगा कि आपकी अटेंडेंस मुझे सामने यहाँ दिखती रहे, क्योंकि चैट बॉक्स में अगर नाम लिखा हुआ आ गया, राम राम, श्याम श्याम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग आ गई, तो वो अटेंडेंस लग जाती है कि हाँ ये बच्चा मौजूद है। तो वो ज़रूर मैं चाहूँगा कि रोज़ाना आप अपनी अटेंडेंस एक बार दे दो। और दूसरा, आपका नाम किसी और नाम से आप कृपया लॉगिन मत करें, अपने नाम से लॉगिन करें, ताकि मुझे नाम पता रहे कि ये बच्चा क्लास ले रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, फिर एक ऑफलाइन की फीलिंग आ जाती है, और एक थोड़ा सा बिलोंगिंगनेस आ जाती है, पता चल जाता है हाँ सामने ये स्टूडेंट, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से आपका नेट के बैच में शुरुआत हमारी हो गई पढ़ाई की, तो कमर कस लो। राम राम, नमस्कार।